हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होता है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। फिर हम लोग जैसे ही प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन का, तो किस तरीके से हार्डवेयर के अंदर रन होता है उसका मैं आपको इस एपिसोड के अंदर और भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट एपिसोड से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि मैं आपको खाली कोडिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको कोडिंग के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो जो चीज़ें हम लोग को काम आती वो सारी की सारे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसीलिए आपको हार्डवेयर आर्किटेक्चर भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और ये जो एपिसोड है आपको कंप्यूटर लेना होगा तो उस केस में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हार्डवेयर आता है वो है CPU कैबिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपने डब्बा देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही कोई भी कंप्यूटर के दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे जनरली जो इस तरीके से हम लोग जो CPU कैबिनेट खरीदते हैं उसके अंदर हम लोग मदरबोर्ड वगैरह खरीदते हैं। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग को लेना होता है CPU कैबिनेट, और इस कैबिनेट के अंदर होता है मदरबोर्ड कुछ इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका CPU फिट होता है। यहाँ पे फिलहाल ये जो जगह है ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी फिट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। तो फिर ये है कनेक्टर। आपका जो CPU के अंदर जो रैम आती है उसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो चार है इसके अंदर आप आपकी रैम फिट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कीबोर्ड है ये थोड़ा हाई लेवल का कीबोर्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हो 4 रैम आप एक साथ इसके अंदर फिट कर सकते हो। तो जनरली हम लोग जब कॉलेज के अंदर थे वहाँ पे मैक्सिमम उसके अंदर एक ही पोर्ट होता था, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 2 पोर्ट होते थे। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो VGA केबल है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर्स है। और उसी तरीके से आपको मैं और एक कीबोर्ड का इमेज दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर भी CPU के लिए जगह है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्काई कलर है, उसके बाद यहाँ पे लाइट ब्लू कलर जो है। तो फ्रेंड ये जो कनेक्टर है इसके अंदर हम लोग फिट कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस। तो फिलहाल अभी के जो कीबोर्ड होते हैं उसके अंदर शायद इस टाइप के कनेक्टर शायद नहीं आते, तो मैंने तो फिलहाल अभी नहीं देखा है। लेकिन हम लोग जब कॉलेजेस में थे तो वहाँ पे अभी भी इस तरीके से कनेक्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मॉनिटर CPU उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिया है USB कनेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे RJ45 केबल इंटरनेट के लिए, फिर से यहाँ पे USB केबल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो और यहाँ पे और एक ब्लैक है, वैसे यहाँ पे 4 कनेक्टर है। तो यहाँ पे आप फिट कर सकते हो रैम। तो फ्रेंड मदरबोर्ड क्या करता है, तो इतने सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग को एक जगह पे कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हमारे फैमिली के अंदर जो हमारी मॉम होती वो पूरे फैमिली को जोड़े रखती है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिलहाल कोविड का टाइम चल रहा है तो आपको आपकी मम्मी का और आपकी फैमिली का ध्यान जरूर रखना है, और अगर काम होगा तो ही आपको बाहर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने वीडियो के बीच में ही बोल दिया क्योंकि अभी आपको भी पता है कि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मदरबोर्ड सारे जो भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, जो भी अलग अलग रैम CPU बायोस, उन सबको एक कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एक सर्किट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसको सर्किट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं CPU। तो फ्रेंड अभी ये जो जगह है ये यहाँ पे खाली है, तो उसके ऊपर फिट होता है कुछ इस तरीके से हमारा CPU। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर मेमोरी नहीं होती, इसकी स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप जो भी अच्छा CPU लोगे तो उसका जो स्पीड होता है वो
उस तरीके से ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा प्रोसेस कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो खाली जगह होती है, ये जो खाली जगह आप देख सकते हो मदरबोर्ड के अंदर, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से CPU आपका फिट होता है। उसी तरीके से आपको और एक इमेज में दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल का 4th जनरेशन इंटेल कोर i7 जो प्रोसेसर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है फ्रंट और ये है उसका बैक। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है और अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको i5 प्रोसेसर और 8, 9, 10 जनरेशन का होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप i5 प्रोसेसर ले सकते हो और ख़ास करके जनरेशन भी चेक करना, क्योंकि जनरेशन ज़्यादा होगा तो ही आपको उसके अंदर जो कोर होते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे और आपका प्रोसेसर और ज़्यादा फास्ट चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं CPU फैन। तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर जो CPU होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोसेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जैसे ही हम लोग उसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम लोग जैसे ही रन करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट हीट होता है, गर्म होता है, वो हमारा CPU ही होता है। तो उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम की पट्टी यहाँ पे रखी जाती है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फ़ैन रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इस तरीके से खाली जगह होती है CPU की, उसके ऊपर फिट होता है आपका CPU और CPU के ऊपर यहाँ पे एल्यूमिनियम की पट्टी यहाँ पे फिट होती है। उसके बाद उसके ऊपर फिट होता है फ़ैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से CPU जो होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वायर आपको दिख रही है, ये जो वायर है ये फ़ैन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो CPU के अंदर कुछ इस तरीके से हर जगह पे थोड़े थोड़े यहाँ पे पावर के कनेक्टर्स होते हैं और वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ये जो फ़ैन है उसको आप पावर प्रोवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड, हम लोग जब भी पाइथन का कोड, कोई भी कोड हम लोग रन करते हैं तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली जो मशीन कोड होता है वो प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो ये हमारे CPU के अंदर वो प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं रैम। उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड, ये जो ग्रीन कलर की आप यहाँ पे देख सकते हो पट्टियाँ लगी हुई, तो ये जो है ग्रीन कलर के, इसको हम लोग बोलते हैं रैम। तो फ्रेंड, जनरली आप अगर कोई भी नॉर्मल सा कंप्यूटर लेते हो तो उसके अंदर आपको एक रैम बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है और कुछ इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कनेक्टर भी मिलते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको प्रोग्रामिंग के लिए अगर कंप्यूटर ले रहे हो तो i5 प्रोसेसर और रैम एटलीस्ट आपको 4 GB की लेनी ही लेनी है। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग पाइथन का कोड रन करते हैं या फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करते हो तो आपका जो कोड है और आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो सबसे पहले आपको प्रोग्राम को कहाँ पे लोड करता है, तो आपके रैम के अंदर लोड करता है। और रैम और CPU इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। तो रैम 1 by 1 डेटा किसको भेजता है, तो CPU को भेजता है और CPU उसको प्रोसेस करके रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से यहाँ पे और एक इमेज आप देख सकते हो रैम की। तो ये है उसका फ्रंट साइड और ये है उसका बैक साइड। और ये जो बीच में है आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कट है। तो ये कट को देख के हम लोग ये जो यहाँ पे जो कनेक्टर होता है उसके अंदर यहाँ पे बीच में कट आता है, एग्जैक्टली वहाँ पे हम लोग फिट करते हैं। और इसको जब भी हम लोग निकालते हैं रैम को, तो ये जो वाइट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा खींच सकते हैं और आपकी रैम थोड़ी ऊपर आ जाएगी और आप उसको इजीली खींच सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रैम। और रैम के अंदर जो भी आपका जो कोड होता है वो सबसे पहले कहाँ पे लोड होता है, तो रैम के अंदर, फिर रैम से वो जाता है CPU के अंदर। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर आपने शट डाउन कर दिया, मतलब पावर चला गया, या फिर आपने आपके मोबाइल के अंदर जो प्रोग्राम था उसको आपने सेव नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो भी कोड होता है वो चला जाता है। इसलिए रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब इसके अंदर जो डेटा रहता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। जब तक हम लोग कोड रन करते हैं तब तक इसके अंदर जो हमारा कोड होता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर से हमारा जितना भी डेटा होता है वो चला जाता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए रैम क्या करता है, तो जितने भी उसके अंदर
जो डेटा होता है जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है उसको वो सिंपली निकाल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट क्या करता है, तो जब भी हम लोग हमारा कोड रन करते हैं तो वो रैम के अंदर टेम्पररी लोड होता है, रैम भेजता है सीपीयू को, सीपीयू जो आउटपुट होता है रैम के बीच में, इन दोनों के बीच में कनेक्शन चलता रहता है। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है इसके अंदर से जो भी हमारा कोड का जो भी डेटा होता है वो निकल जाता है, मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड हमको हमारा कोड हम लोग को सेव करना होता है, मतलब हम लोग को अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग जैसे ही हमारा कंप्यूटर ओपन करें तो हम लोगों ने जो कोड किया वो हम लोग को चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो कोड है वो हम लोग सेव करते हैं किस पे, तो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इन शॉर्ट हम लोग हमारा जो कोड होता है सोर्स कोड वो हम लोग किसके अंदर सेव करते हैं, तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। तो फ्रेंड जो हम लोग परमानेंटली डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, तो हार्ड डिस्क के अंदर। और अभी जो लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उसके अंदर अभी फ़िलहाल यूज़ हो रही है SSD, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप नया कंप्यूटर ले ही रहे हो तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि 1 TB HSD लेने से बेटर आपको 256 SSD लेना आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि SSD जो है वो HDD से बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो फ्रेंड जो हार्ड ड्राइव होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से डिस्क होता है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से हेड होता है जो वन बाय वन डेटा इस डिस्क के अंदर राइट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने CD और DVD देखा होगा तो उसके अंदर भी हम लोग डेटा सेव कर सकते थे। तो उसी तरीके से ये जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर भी डिस्क होती है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हेड होता है। ये डिस्क जो है जैसे हम लोग इसके अंदर डेटा सेव करते हैं तो ये डिस्क घूमती है और ये जो हेड है इसके अंदर डेटा हमारा सेव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हार्ड ड्राइव वाले जो कंप्यूटर है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा स्लो चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर 1 TB हार्ड ड्राइव के बदले आपको अगर 256 SSD मिल रही होगी तो आप SSD ज़रूर यूज़ करना और उसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब उसको यूज़ करना। तो फ्रेंड जो हार्ड ड्राइव होता है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके अंदर आपको साइज़ ज़्यादा मिल जाएगी, मतलब 1 TB की हार्ड ड्राइव और 256 GB SSD दोनों की प्राइस आपको सेम ही होगी, क्योंकि SSD जो है वो प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है और उससे आपका कंप्यूटर भी फास्ट चलेगा। इसीलिए SSD की जो प्राइस होती है वो जनरली बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो साइज़ है वो आपका जो नॉर्मली जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उससे भी छोटी होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने सिंपल समझ लो कि अभी हम लोगों ने पाइथन का कोड लिखा, इनपुट और प्रिंट किया। वो सबसे पहले लोड होता है किसके अंदर, तो रैम के अंदर। तो मैं जैसे ही हम लोग पाइथन test.py लिखेंगे तो वो रैम के अंदर लोड होगा और जो हमारा पाइथन है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके CPU के अंदर उसको भेज देता है। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा मैं नाम इंटर करूँगा, उसके बाद जैसे ही प्रिंट हेलो हो जाएगा, नाम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये हमारी रैम के अंदर से पूरा रिमूव हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग को हमारा जो कोड है ये हम लोग को फ्यूचर के लिए हम लोग को सेव करना होता है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ ऐड कर सके, फिर से हम लोग रन कर सके। तो ये जो कोड है इसको हम लोग को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और जो रैम होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी भी इसको आप बोल सकते हो। क्योंकि मेमोरी का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको याद रहती है, कुछ चीज़ें आप याद नहीं रख पाते, इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी। लेकिन इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज मतलब इसके अंदर हम लोगों ने एक बार सेव कर दिया तो उसमें से आपका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, मतलब जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक इसके अंदर से डिलीट नहीं होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपका जो भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे फोटोशॉप हुआ, फिर अभी आप गूगल क्रोम चला रहे हो वो हुआ,
जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सब की एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले जब भी सॉफ्टवेयर रन होता है तो वो रैम के अंदर लोड होता है, फिर रैम और सीपीयू के बीच में प्रोसेसिंग चलती है। तो जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज कर दोगे तो रैम ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, और जो भी ब्राउज़र के अंदर जो भी आपने सर्च किया होता है, जो भी काम किया होता है, वो ब्राउज़र आपकी हिस्ट्री सेव करके रखता है। तो उस केस में वो जो डेटा होता है वो किसके अंदर सेव होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे एपिसोड एंड करने वाला हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे एपिसोड एंड नहीं हुआ है। मैं आपको और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रास्पबेरी पाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम छोटा सा मदरबोर्ड आप इसको बोल सकते हो। तो आपकी मोबाइल का साइज का ही होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो छोटा सा प्रोसेसर, फिर छोटी सी रैम, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर, उसका पावर कनेक्टर, इसके अंदर आप आपका जो एथरनेट है वो कनेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट, और इसके अंदर आप इसको कोई मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये पूरा आपका छोटा सा कंप्यूटर ही है। ठीक है फ्रेंड, जिसके साथ आप माउस कीबोर्ड कनेक्ट करके इसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जनरली जहाँ तक मुझे पता है, इसके अंदर आप खाली जो लिनक्स वाले जो लाइट वेट सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के जो रास्पबेरी पाई जो मदरबोर्ड होते हैं, उसकी जो मेमोरी साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 4 GB से भी ज़्यादा रैम इसके अंदर होती है। तो शायद इसके अंदर आप विंडोज़ भी चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद का कस्टम कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। तो मार्केट के अंदर इसकी जनरली प्राइस 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे उसकी स्टार्टिंग की प्राइस होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड किस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा ऑल एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके अंदर यहाँ पे सीपीयू, रैम, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट है। लेकिन अगर वन प्लस का मोबाइल देखोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो ये जो वन प्लस का मोबाइल है उसके अंदर इतना जो पार्ट है, ये है आपका मदरबोर्ड, किसका, मोबाइल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही पार्ट खाली मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड का पार्ट होता है। मतलब समझो कि कितना कॉम्प्लेक्स उन लोगों ने मोबाइल को डिज़ाइन किया। और बाकी का जितना पार्ट होता है वो तो पूरा बैटरी का ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे कैमरा होता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये जो कनेक्टर है, पावर कनेक्टर, यहाँ से आपका चार्जिंग वगैरह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया होता है आपके मोबाइल्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी छोटा है, और उसके अंदर उन लोगों ने काफ़ी उसको कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्टली अभी जितने भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल होंगे उसके अंदर कुछ इस तरीके से ही मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। तो नासा ने फर्स्ट टाइम मून मिशन जब कंप्लीट किया था 1969 के अंदर, वो मिशन का नाम था अपोलो 11। तो ये मिशन के अंदर गाइडेंस के लिए, नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, तो उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे मुड़ना चाहिए, तो वो सब कैलकुलेशन करने के लिए उन लोगों ने कंप्यूटर यूज़ किया था। वो कंप्यूटर का नाम था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। तो फ्रेंड, उसके अंदर खाली 4 GB की रैम यूज़ हुई थी और 32 KB की हार्ड डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब अभी के जो कंप्यूटर होते हैं उससे 100 टाइम्स स्लो था, मतलब 1000 गुना ये जो कंप्यूटर था स्लो था। लेकिन उसका जो वजन था वो 32 किलोग्राम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नासा ने ओनली 4 KB की रैम यूज़ करके उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो मून पे उन लोगों ने भेज दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो मिशन था वो सक्सेसफुल भी हुआ था। लेकिन अभी की अगर आप मोबाइल के अंदर कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो उसकी जो साइज़ है वो केबी में तो छोड़ ही दो, वो 4 MB 5 MB से ज़्यादा ही होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सीखने वाली बात ऐसा है कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो सबसे पावरफुल है इस वर्ल्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे पावरफुल चीज़ है। आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को ट्रेन करना है। मतलब थोड़ा जो हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर हम लोग बोलते हैं कि थिंक ट्वाइस और कोड वंस। मतलब
कोडिंग करने से पहले आपको 2 बार सोच लेना है, मतलब एक बार ही कोडिंग करो और 2 बार आपको सोचना है। तो इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर से तो कई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर का जो मेन एडवांटेज मैं क्या समझता हूँ, कंप्यूटर जो है वो जो चीज़ें होता है वो उसको रिपीट करने में काफ़ी एक्सपर्ट है। मतलब अभी हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर जैसे ही प्रोग्राम लोड कर दिया, मतलब जो नासा वाले थे उन लोगों ने क्या है, इसके अंदर जितने भी उन लोग के मैथमेटिक ऑपरेशन थे वो सभी इसके अंदर लोड किए हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही जो स्पेसक्राफ्ट जो उसको डायरेक्शन देना होगा तो उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब कंप्यूटर सिंपल क्या होता है, उसको हम लोग एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को बिना कोई गलती किए उसको इजीली रिपीट करता है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन होते हैं वो कोई भी चीज़ रिपीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। तो जो फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर है जापान के अंदर, उसका यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक, सुनामी। तो जितने भी मौसम के अंदर फ्यूचर के अंदर जो चेंजेस आने वाले होते हैं, भूकंप आने वाला होता है, सुनामी आने वाला होता है, तो उसका जो डेटा होता है वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होता रहता है और वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। तो इसलिए इस तरीके से ऑलमोस्ट हर एक जो देश होता है उसके अंदर सुपर कंप्यूटर होता है इस तरीके से चीज़ें प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने गूगल किया तो वर्ल्ड का जो सुपर कंप्यूटर जो है, फर्स्ट सुपर अभी टॉप पे जो कंप्यूटर है वो है जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर। और जनरली इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो फ्रेंड आई होप कि आपको इस एपिसोड के अंदर थोड़ा और सीखने के लिए मिला होगा। और फ्रेंड अगर ये एपिसोड आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा है तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको आपके दूसरे फ्रेंड और फैमिली के साथ ये सारे एपिसोड जरूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।